पीर कामिल भाई उमेरा अहमद पार्ट 18। बाजी, मैं आपका कमरा साफ़ कर दूँ? मुलाजमा ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए उमैमा से पूछा। नहीं, तुम जाओ, उमैमा ने हाथ के इशारे से जाने के लिए कहा। मुलाजमा बाहर जाने के बजाय दरवाज़ा बंद करके इसके पास आ गई। मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम। उमैमा ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर फिर इसकी बात हलक में ही रह गई। मुलाजमा ने अपनी चादर के अंदर से एक मोबाइल निकाला था। उमैमा हैरत से इसे देखने लगी। बाजी, ये मेरी माँ ने दिया है। वो कह रही थी कि साथ वाले सलार साहब ने आपके लिए दिया है। इसने उमैमा की तरफ उजलत के आलम में वो मोबाइल बढ़ा दिया। उमैमा ने तेज़ी से मोबाइल को झपट लिया। इसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। देखो, तुम किसी को बताना मत कि तुमने मुझे कोई मोबाइल ला कर दिया है। उमैमा ने इसे ताकीद की। नहीं बाजी, आप बेफिक्र रहें, मैं नहीं बताऊंगी। अगर आपको भी कोई चीज़ सलार साहब के लिए देनी हो तो मुझे दे दें। नहीं, मुझे कुछ नहीं देना, तुम जाओ, इसने अपने हवास पर काबू पाते हुए कहा। मुलाजिम के कमरे से निकलते ही इसने कमरे को लॉक कर दिया। कांपते हाथों और दिल की बेकाबू होती हुई धड़कनों के साथ इसने दराज से मोबाइल और इस पर जलाल का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। वो इसे तफसील से सारी बात बताना चाहती थी। फ़ोन जलाल की अम्मी ने उठाया। बेटा, जलाल तो बाहर गया हुआ है, वो तो रात को ही आएगा, तुम जैनब से बात कर लो। इसे बुला दूँ? जलाल की अम्मी ने कहा। नहीं आंटी, मुझे कुछ जल्दी है, मैं ज़ैनब से फिर बात कर लूँगी। बस मैंने इनसे चंद किताबों का कहा था, मुझे इन्हीं के बारे में पूछना था। वो दोबारा फ़ोन कर लूँगी, उमैमा ने फ़ोन बंद करते हुए कहा। उमैमा ने इस दिन दोपहर को भी खाना नहीं खाया। वो सिर्फ रात होने का इंतज़ार कर रही थी ताकि जलाल घर आ जाए और वो इसे दोबारा बात कर सके। शाम के वक्त मुलाजमा ने इसे असजद के फ़ोन की इतला दी। वो जिस वक्त नीचे आई इस वक्त लाउंज में सिर्फ वसीम बैठा हुआ था। वो इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए फ़ोन की तरफ चली गई। फ़ोन का रिसीवर उठाते ही दूसरी तरफ असजद की आवाज़ सुनाई दी। बेख्तियार उमैमा का खून खोलने लगा। ये जानने के बावजूद कि इस शादी को तय करने में असजद से ज़्यादा खुद हाशिम मुबीन का हाथ था, उमैमा को इस पर गुस्सा आ रहा था। वो इसका हाल दरियाफ्त कर रहा था। असजद, तुमने इस तरह मेरे साथ धोखा क्यों किया है? कैसा धोखा उमैमा? शादी की तारीख तय करना? तुमने इस सिलसिले में मुझसे बात क्यों नहीं की? वो खोलते हुए बोली। क्या अंकल ने तुमसे बात नहीं की? उन्होंने मुझसे पूछा था और मैंने इनसे कहा था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। बहरहाल अब तो कुछ नहीं हो सकता, और फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि शादी अब हो या कुछ सालों के बाद? असजद ने कदरे लापरवाही से कहा। असजद, तुम्हें फ़र्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, मुझे पड़ता है। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने तक शादी नहीं करना चाहती, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते थे। हाँ, मैं जानता हूँ, मगर इस सारे मामले में मैं तो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो मैं बता रहा हूँ, शादी अंकल के इसरार पर ही हो रही है। तुम तुम इसे रुकवा दो। तुम कैसी बातें कर रही हो उमैमा? मैं इसे कैसे रुकवा दूँ? असजद ने कुछ हैरानी से कहा। असजद प्लीज़, उमैमा ने ऐसा नहीं कर सक उमैमा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मेरी पोजीशन समझो। अब तो वैसे भी कार्ड छप चुके हैं, दोनों घरों में तैयारियां हो रही हैं। और उमैमा ने इसकी बात सुने बगैर रिसीवर पटक दिया। वसीम ने इस पूरी गुफ्तगू में कोई मुदाखलत नहीं की थी। वो खामोशी से असजद के हाथ वो खामोशी से असजद के साथ होने वाली इस गुफ्तगू को सुनता रहा। जब उमैमा ने फ़ोन बंद कर दिया तो वसीम ने इससे कहा, तुम खामखा एक फजूल बात पर इतना हंगामा खड़ा कर रही हो। कल भी तो तुमने शादी असजद के साथ ही करनी है, फिर इस तरह करके तुम खुद अपने लिए मसाइल पैदा कर रही हो। बाबा तुमसे बहुत नाराज़ हैं। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी। तुम अपने काम से काम रखो। जो कुछ तुम मेरे साथ कर चुके हो वो काफ़ी है। उमैमा इस पर गुर्राई और फिर वापस कमरे में आ गई। वो रात को भी अपने कमरे से नहीं निकली थी, मगर मुलाजमा के खाना लाने पर इसने खाना खा लिया था। रात को 11 बजे के करीब इसने जलाल को फ़ोन किया। फ़ोन जलाल नहीं उठाया था। शायद वो उमैमा के फ़ोन की तवक्को कर रहा था। मुख्तसर सी तमहीद के बाद वो असल मौजू की तरफ आ गया। उमैमा, मैंने अब्बू से कुछ देर पहले बात की है, इसने उमैमा से कहा। फिर वो इसके इस्तफसार पर चंद लम्हे खामोश रहा। फिर इसने कहा, अब्बू इस शादी पर रजामंद नहीं है। उमैमा का दिल डूब गया। मगर आप तो कह रहे थे कि इन्हें इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं होगा। हाँ, मेरा यही ख्याल था, मगर इन्हें बहुत सारी बातों पर एतराज़ है। वो समझते हैं तुम्हारे और हमारे घर के स्टेटस में बहुत फ़र्क है, और वो तुम्हारे ख़ानदान के बारे में भी जानते हैं। और इन्हें सबसे बड़ा एतराज़ इस बात पर है कि तुम अपने घर वालों की मर्ज़ी के बगैर मुझसे शादी करना चाहती हो। इन्हें ये खौफ है कि इस सूरत में तुम्हारे घर वाले
میرے گھر والوں کو تنگ کریں گے۔ وہ ساکھ بیٹھی موبائل کان سے لگائے اس کی آواز سنتی رہی۔ آپ نے انہیں رضامند کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ایک لمحے خاموشی کے بعد اس نے کہا۔ میں نے بہت کوشش کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہارے گھر والے اس شادی پر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھی راضی ہو جائیں گے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا خاندان کیا ہے، لیکن تمہارے گھر والوں کی مرضی کے بغیر میری اور تمہاری شادی کو تسلیم نہیں کریں گے، جلال نے اس سے کہا۔ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ امیمہ، میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جلال نے کچھ بے بسی کے عالم میں کہا۔ جلال، میرے پیرنٹس کبھی آپ سے میری شادی پر تیار نہیں ہوں گے، بصورت دیگر ہماری پوری کمیونٹی ان کا بائیکاٹ کر دے گی اور وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے، اور پھر آپ عزت سے میری منگنی کو کیوں بھول رہے ہیں؟ امیمہ، تم پھر بھی اپنے والدین سے بات تو کرو، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ میں کل بابا سے تھپڑ کھا چکی ہوں صرف یہ بتا کر کہ میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں۔ امیمہ کی آواز بھرنے لگی۔ اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں جسے پسند کرتی ہوں وہ ان کے مذہب کا نہیں ہے تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ پلیز آپ انکل سے بات کریں، آپ انہیں میرا پرابلم بتائیں، اس نے ملتجائیانہ لہجے میں کہا۔ میں ابو سے کل دوبارہ بات کروں گا اور امی سے بھی، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جلال پریشان تھا۔ امیمہ نے جس وقت اس سے بات کرنے کے بعد فون بند کیا وہ بے حد دل گرفتہ تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ جلال کے والدین کو اس شادی پر اعتراض ہوگا۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ بہت دیر تک خالی ذہن کے عالم میں بیٹھی رہی۔ تمہارے ابو مجھ سے پہلے ہی اس سلسلے میں بات کر چکے ہیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، تم کو اس طرح کے خطروں میں کودنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جلال کی امی نے قطع لہجے میں کہا۔ وہ امیمہ کے کہنے پر ان سے بات کر رہا تھا۔ مگر امی، اس میں خطرے والی کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ خواہ خوفزدہ ہو رہی ہیں، جلال نے کچھ احتجاجی انداز میں کہا۔ تم حماقت کی حد تک بیوقوف ہو، اس کی امی نے اس کے بات پر جھڑکتے ہوئے کہا۔ امیمہ کے خاندان اور اس کے والد کو تمہارے ابو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ شادی ہونے کی صورت میں وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے یا ہمیں کچھ نہیں کہیں گے؟ امی، ہم شادی کو خفیہ رکھیں گے، کسی کو بھی نہیں بتائیں گے، میں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانے کے کچھ عرصے بعد اسے وہاں بلوا لوں گا، سب کچھ خفیہ ہی رہے گا، کسی کو کبھی کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ہم آخر امیمہ کے لیے کیوں اتنا بڑا خطرہ مول لیں گے؟ اور تمہیں ویسے بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں اپنی فیملیز میں ہی شادی ہوتی ہے، ہمیں امیمہ یا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، امی نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ مجھے اگر یہ اندازہ ہوتا کہ تم اس طرح کی لڑکی میں دلچسپی لینا شروع کر دو گے تو میں اس سے پہلے ہی تمہاری کہیں نسبت طے کر دیتی، اس کی امی نے قدرے ناراضگی سے کہا۔ امی، میں امیمہ کو پسند کرتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اسے پسند کرتے ہو یا نہیں، اہم بات یہ ہے کہ اس بارے میں اور تمہارے ابو کیا سوچتے ہیں، اور ہم دونوں کو نہ تو وہ پسند ہے اور نہ ہی اس کا خاندان، امی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ اسے بہت اچھی طرح جانتی ہیں، وہ یہاں آتی رہی ہے اور تب تو آپ اس کی بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتی تھیں، جلال نے انہیں یاد دلایا۔ تعریف کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اسے اپنی بہو بنا لوں، وہ خفگی سے بولیں۔ امی، کم از کم آپ تو ابو جیسی باتیں نہ کریں، تھوڑا سا ہمدردی سے سوچیں اس کے بارے میں، پر جلال نے لجاجت آمیز انداز میں کہا۔ جلال، تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تمہاری اس ضد اور فیصلے سے ہمارا پورا خاندان پر کس طرح کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ہمارا بھی خواب ہے کہ تمہاری شادی کسی اچھے اور اونچے خاندان میں کریں، تمہارے ابو اگر تمہیں اس شادی کی اجازت دے بھی دیں تو بھی میں کبھی تمہیں نہیں دوں گی، نہ ہی میں امیمہ کو اپنی بہو کے طور پر قبول کروں گی۔ امی، آپ اس کی صورتحال کو سمجھیں، وہ کتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے، اس وقت اسے مدد کی ضرورت ہے، اگر وہ اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے تو پھر اسے کم از کم دوسروں کے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اسے برا نہیں کہہ رہی، وہ بہت اچھا فیصلہ کر رہی ہے، مگر ہم لوگوں کو اپنی کچھ مجبوریاں ہیں، تم کچھ عقل سے کام لو، تمہیں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا ہے، اپنا ہاسپٹل بنانا ہے، اس کی امی نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ بیٹا، اچھے خاندان میں شادی ہو تو انسان کو آگے بڑھنے کے لیے بہت سے مواقع ملتے ہیں، اور تمہارے لیے تو پہلے ہی سے خاندانوں کی طرف سے پیغام آ رہے ہیں، جب اسپیشلائزیشن کر لو گے تو کتنے اونچے خاندان میں تمہاری شادی ہو سکتی ہے، تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ خود سوچو، صرف امیمہ سے شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ خاندان اس کا بائیکاٹ کر چکا ہوگا، تمہارے معاشرے میں بدنامی ہوگی، وہ الگ ہے، اور تم سے شادی بھی ہو جائے تو کل کو تمہارے بچے تمہارے اور امیمہ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ساری عمر کی بات ہے، امی سے سنجیدہ لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ جلال کسی اعتراض یا احتجاج کے بغیر خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا، اس کے چہرے سے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ قائل ہوا بھی ہے یا نہیں۔
उमैमा ने अगली रात जलाल को फिर फ़ोन किया। फ़ोन जलाल ने ही उठाया था। उमैमा, मैंने अम्मी से भी बात की है, वो अब्बू से ज़्यादा नाराज़ हो रही हैं मेरी बात पर। उमैमा का दिल गोया मुकम्मल टूट गया। वो कह रही है मुझे एक फजूल मामले में खुद को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जलाल ने साफ गोई का मुजाहरा किया। मैंने इन्हें तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में भी बताया है, मगर इनका कहना है कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। उमैमा को इसके लफ्ज़ों से शदीद तकलीफ़ हुई थी। मैंने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो रज़ामंद नहीं है और ना ही होंगे। जलाल की आवाज़ धीमी हो गई थी। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है जलाल, इसने डूबते हुए दिल के साथ किसी मोहम से उम्मीद पर कहा। मैं जानता हूँ मेमा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे वालिदैन इस प्रपोज़ल पर रजामंद नहीं है। क्या तुम इनकी मर्ज़ी के बगैर मुझसे शादी नहीं कर सकते? नहीं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मुझे इनसे इतनी मोहब्बत है कि मैं इन्हें नाराज़ करके तुमसे शादी नहीं कर सकता। प्लीज़ जलाल, वो गिड़गिड़ाई। तुम्हारे अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं कर सकता, तो मुझे इसके लिए मजबूर ना करो। मैं आपको नाफरमानी के लिए नहीं कह रही, मैं तो आपसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही हूँ। इसके एहसास चटक रहे थे। इसे याद नहीं था इसने ज़िंदगी में कभी किसी से इतने इल्तिजायाना और मिन्नत भरे अंदाज में बात की हो। आप मुझसे सिर्फ निकाह कर लें, अपने वालिदैन को इसके बारे में ना बताएं। बेशक आप बाद में इनकी मर्ज़ी से भी शादी कर लें, मैं एतराज़ नहीं करूँगी। अब तुम बच्चों जैसी बातें कर रही हो। खुद सोचा, अगर ऐसे किसी निकाह के बारे में भी मेरे वालिदैन को पता चल जाता है तो वो क्या करेंगे? वो तो मुझे घर से निकाल देंगे, और फिर तुम और मैं क्या करेंगे? हम मेहनत कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो तुम्हारे इस कुछ ना कुछ से क्या मैं बाहर पढ़ने जा सकूँगा? इस बार जलाल का लहजा चुभता हुआ था। वो बोल नहीं सकी। नहीं उमैमा, मेरे इतने ख्वाब और ख्वाहिशात हैं कि मैं इन्हें तुम्हारे लिए या किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं, मगर मैं इस जज्बातियत का मुजाहरा नहीं कर सकता जिसका मुजाहरा तुम कर रही हो। तुम दोबारा मुझे फ़ोन मत करना, क्योंकि मैं अब इस सारे मामले को यहीं ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मुझे तुमसे हमदर्दी है, मगर तुम अपने इस मसले का खुद हल निकालो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। खुदा हाफिज़। जलाल ने फ़ोन बंद कर दिया। रात 10:50 पर इसे अपने इर्द गिर्द पूरी दुनिया धुएं में तहलील होती नज़र आई। किसी चीज़ के मुट्ठी में होने और फिर दूर दूर तक कहीं ना होने का फ़र्क कोई उमैमा से बेहतर नहीं बता सकता था। माफ जहन और शल होते हुए एहसाब के साथ वो बहुत देर तक किसी बुत की तरह बैठी रही। मुझे बता देना चाहिए अब बाबा को सब कुछ, इसके सिवा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शायद वो खुद ही मुझे अपने घर से निकाल दे। कम अज़ कम मुझे इस तरह घर से तो रिहाई मिल जाएगी। मैं असद से शादी करना ही नहीं चाहती, तो शॉपिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उमैमा ने मुस्तहकम लहजे में अम्मी से कहा। सलमा इसे अगले रोज़ अपने साथ मार्केट जाने का कहने के लिए आई थी। पहले तुम्हें शादी पर एतराज़ था, अब तुम्हें असद से शादी पर एतराज़ है। आखिर तुम चाहती क्या हो? सलमा इसकी बात पर मुश्तइल हो गई। सिर्फ ये कि आप असद से मेरी शादी ना करें। तो फिर किससे करना चाहती हो तुम? हाशिम मुबीन अचानक खुले दरवाजे के साथ अंदर आ गए थे। यकीन उन्होंने बाहर कॉरिडोर में उमैमा और सलमा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी थी और वो अपने गुस्से पर काबू नहीं पा रहे थे। उमैमा एकदम चुप हो गई। बोलो, किससे करना चाहती हो? अब मुंह बंद क्यों हो गया है? आखिर तुम असद से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या तकलीफ है तुम्हें? उन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा। बाबा, शादी एक बार होती है और मैं अपनी पसंद से करूँगी, वो हिम्मत करके बोली। कल तक असद तुम्हारी पसंद था, हाशिम मुबीन ने दांत पीसते हुए कहा। कल था, अब नहीं है। क्यों? अब क्यों नहीं है? उमैमा कुछ कहे बगैर इनका चेहरा देखने लगी। बोलो, अब क्यों नहीं है पसंद वो तुम्हें? हाशिम मुबीन ने बुलंद आवाज़ में पूछा। बाबा, मैं किसी मुसलमान से शादी करूँगी। हाशिम मुबीन को लगा आसमान इनके सर पर गिर पड़ा था। क्या क्या कहा तुमने? उन्होंने बेयकीनी से कहा। मैं किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। कमरे में अगले कई मिनट तक मुकम्मल खामोशी रही। सलमा को जैसे सकता हो गया था और हाशिम मुबीन वो एक पत्थर के मुजस्मे की तरह इसे देख रहे थे। इनका मुंह खुला हुआ था, वो जैसे सांस लेना भूल गए थे। इनके वहम गुमान में भी नहीं था कभी इन्हें ज़िंदगी में अपनी औलाद और वो भी अपनी सबसे लाडली बेटी के सामने इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। इनके 40 साल मुकम्मल तौर पर भंवर की जद में आ गए थे। तुम क्या बकवास कर रही हो? हाशिम मुबीन के अंदर इश्तियाल की एक लहर उठी थी। बाबा, आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तुम पागल हो गई हो, उन्होंने आपे से बाहर होते हुए कहा। उमैमा ने कुछ कहने के बजाय नफ़ी में गर्दन हिलाई। हाशिम मुबीन की जहनी कैफियत को समझ सकती थी, इसलिए तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी परवरिश की,
तुम हाशिम मुबीन की समझ में नहीं आ रहा था वो इससे क्या कहें। सिर्फ अजद से शादी ना करने के लिए तुम ये सब कर रही हो? सिर्फ इसलिए तुम्हारी शादी इस आदमी से कर दें जिससे तुम चाहती हो? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। तुम बेवकूफ़ समझती हो मुझे। इनके मुंह से झाग निकल रहा था। आप मेरी शादी किसी भी आदमी से कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, बस वो आपकी कम्युनिटी का ना हो। फिर आप कम अज़ कम ये नहीं कह सकेंगे कि मैं किसी ख़ास आदमी के लिए ये सब कर रही हूँ। हाशिम मुबीन इसकी बात पर दांत पीसने लगे। तुम जुम्मा 8 दिन की पैदावार, तुम्हें क्या पता है? मैं सब जानती हूँ बाबा, मेरी उम्र 20 साल है। मैं आपकी उंगली पकड़कर चलने वाली बच्ची नहीं हूँ। मैं जानती हूँ आपके इस मज़हब की वजह से हमारे ख़ानदान पर बड़ी बरकत नाजिल की गई है। वो बड़े मुस्तहकिम और हमवार अंदाज में कहती गई। तुम बख्शिश नहीं होगी तुम्हारी, तुम। हाशिम मुबीन गुस्से के आलम में उंगली उठाकर बोलने लगे। उमैमा को इन पर तरस आने लगा। इसे दोजख में खड़े होकर दोजख से डराने वाले शख्स पर तरस आया। इसे आंखों पर पट्टी बांधकर फिरने वाले शख्स पर तरस आया। इसे मुहशदा दिल वाले आदमी पर तरस आया। इसे नवज़दा आदमी पर तरस आया। इसे गुमराही की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़े आदमी पर तरस आया। तुम गुमराही के रास्ते पर चल पड़ी हो, चंद किताबें पढ़कर तुम। उमैमा ने इनकी बात काट दी। आप इस बारे में मुझसे बहस नहीं कर सकेंगे। मैं सब कुछ जानती हूँ, तहकीक कर चुकी हूँ, तस्दीक कर चुकी हूँ। आप मुझे क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे? आपने अपनी मर्ज़ी का रास्ता चुन लिया है, मैंने अपनी मर्ज़ी का रास्ता चुन लिया। आप वो कर रहे हैं जो आप सही समझते हैं, मैं वो कर रही हूँ जो मैं सही समझती हूँ। आपका अकीदा आपका ज़ाती मसला है, मेरा अकीदा मेरा ज़ाती मसला है। क्या ये सब बेहतर नहीं है कि आप मेरे इस फैसले को कबूल कर लें, जज्बाती हिमाकत के बजाय बहुत सोच समझकर उठाया जाने वाला कदम समझकर? इसने बड़ी रसानियत और संजीदगी के साथ कहा। हाशिम मुबीन की नाराज़गी में और इजाफा हुआ। मैं अपनी बेटी को मज़हब बदलने दूंगा कि पूरी कमेटी मेरा बायकॉट कर दे, मैं फुटपाथ पर आ जाऊंगा। नहीं उमैमा, ये नहीं हो सकता। तुम्हारा दिमाग भी ख़राब हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाए। कोई भी मज़हब इख्तियार करो, मगर तुम्हारी शादी मैं अजद से ही करूँगा। तुम्हें इसी के घर जाना होगा। इसके घर चली जाओगी और फिर वहाँ जाकर तय करना कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। हो सकता है तुम्हें अकल आ जाए। वो गुस्से के आलम में कमरे से निकल गए। मुझे पता होता कि तुम्हारी वजह से हमें इतनी ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा तो मैं तुम्हें पैदा होते ही तुम्हारा गला दबा देती। हाशिम मुबीन के जाते ही सलमा ने खड़े होते हुए इसे दांत पीस कर कहा, तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला देने का तहिया कर लिया है। उमैमा कुछ कहने के बजाय खामोशी से इन्हें देखती रही। वो कुछ देर इसी तरह बोलती रही, फिर कमरे से चली गईं। इन्हें इस कमरे से गए 1 घंटा हुआ था जब दरवाजे पर दस्तक देकर अजद अंदर दाखिल हुआ। उमैमा को इस वक्त इसके आने की तवक्को नहीं थी। अजद के चेहरे पर परेशानी बहुत नुमाया थी। यकीनन इसे हाशिम मुबीन ने बुलवाया था और वो इसे सब कुछ बता चुके थे। ये सब क्या हो रहा है उमैमा? इसने अंदर दाखिल होते हुए कहा। वो अपने बेड पर बैठी से देख रही थी। तुम क्यों कर रही हो ये सब कुछ? अजद, तुम्हें अगर ये बता दिया गया है कि मैं क्या कर रही हूँ तो फिर तुम्हें ये भी बता दिया गया होगा कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। वो कुर्सी खींचकर बैठ गया। मुझे अंदाज़ा है। इस उम्र में इंसान जज्बात में आकर बहुत गलत फैसले कर लेता है। उमैमा ने तरशी से इसकी बात काट दी। जज्बात में आकर? कोई जज्बात में आकर मज़हब तब्दील करता है? कभी नहीं। मैं 4 साल से इस्लाम के बारे में पढ़ रही हूँ। 4 साल कम नहीं होते। तुम लोगों की बातों में आ गई हो। तुम नहीं, मैं किसी की बातों में नहीं आई। मैंने जिस चीज़ को गलत समझा इसे छोड़ दिया और बस। वो कुछ देर बेचारगी के आलम में इसे देखता रहा, फिर सर झटकते हुए इसने कहा, ठीक है, इन सब बातों को छोड़ो। शादी पर क्यों एतराज़ है तुम्हें? तुम्हारे अकायद में जो तब्दीली आए वो एक तरफ, कम अज़ कम शादी तो होने दो। मेरी और तुम्हारी शादी जायज़ नहीं। वो इसकी बात पर हक्का बक्का हो गया। क्या क्या मैं गैर मुस्लिम हूँ? हाँ तुम हो। अंकल ठीक कह रहे थे, किसी ने वाकई तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है, इसने अकड़े हुए लहजे में कहा। फिर तुम एक ऐसी लड़की से शादी क्यों करना चाहते हो? बेहतर है तुम किसी और से शादी करो, इसने तरकी बतरकी कहा। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो। वो इसकी बात पर अजीब से अंदाज में हंसी। ज़िंदगी बर्बाद? कौन सी ज़िंदगी? ये ज़िंदगी जो मैं तुम जैसे लोगों के साथ गुजार रही हूँ, जिन्होंने अपने पैसे के लिए अपना मज़हब जोड़ दिया। बिहेव योरसेल्फ। तुम बात करने के तमाम मैनर्स भूल गई हो। किसके बारे में क्या कहना चाहिए और क्या नहीं तुमने सिरे से ही फरामोश कर दिया है। अजद इसे डांटने लगा।
मैं ऐसे किसी शख्स का एहतराम नहीं कर सकती जो लोगों को गुमराह कर रहा हो, उमैमा ने दो टोक अंदाज में कहा। जिस उम्र में तुम हो, इस उम्र में हर कोई इसी तरह कंफ्यूज हो जाता है जिस तरह तुम कंफ्यूज हो रही हो। जब तुम इस उम्र से निकलोगी तो तुम्हें एहसास होगा कि हम सही थे या गलत। असद ने एक बार इसे समझाने की कोशिश की। अगर तुम लोगों को ये लगता है कि मैं गलत हूँ, तब भी तुम लोग मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? इस तरह मुझे घर में कैद करके क्यों रखा है? और अगर तुम लोग अपने मज़हब की सदाकत पर इतना यकीन है तो मुझे इस घर से चले जाने दो, हकीकत को जांचने दो। अगर कोई अपने आप को नुकसान पहुंचाने पर तुल जाए तो इसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, और वो भी एक लड़की को। उमैमा, तुम इस मसले की नज़ाकत और अहमियत को समझो। अपनी फैमिली का ख्याल करो। तुम्हारी वजह से सब कुछ दांव पर लग गया है। मेरी वजह से कुछ भी दांव पर नहीं लगा, कुछ भी नहीं। और अगर कुछ दांव पर लगा भी है तो मैं इसकी परवाह क्यों करूं? मैं तुम लोगों के लिए दोज़ख में क्यों जाऊं? सिर्फ ख़ानदान के नाम की खातिर अपना ईमान क्यों गंवाऊं? नहीं अरशद, मैं तुम लोगों के साथ गुमराही के रास्ते पर नहीं चल सकती। मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहती हूँ, इसने कतई लहजे में कहा। मुझसे अगर तुमने ज़बरदस्ती शादी कर भी ली तो तुम्हें इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनूंगी, मैं तुमसे वफ़ा नहीं करूंगी। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं भाग जाऊंगी। तुम आखिर कितने साल मुझे इस तरह कैद कर सकोगे? कितने साल मुझ पर पहरे बिठाओगे? मुझे सिर्फ चंद लम्हे चाहिए होंगे तुम्हारे घर और तुम्हारी कैद से भाग जाने के लिए, और मैं तुम्हारे बच्चों को भी साथ ले जाऊंगी। तुम सारी उम्र इन्हें दोबारा नहीं देख सकोगे। वो इसे मुस्तकबिल का नक्शा दिखाकर खौफजदा करने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं कभी भी उमैमा हाशिम जैसी लड़की से शादी ना करूं। ये सरासर खसारे का सौदा होगा। हिमाकत और बेवकूफ़ी की इंतहा होगी। तुम अब भी सोच लो, अब भी पीछे हट जाओ। तुम्हारे सामने तुम्हारी सारी ज़िंदगी पड़ी है। तुम किसी भी लड़की के साथ शादी करके पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकते हो, किसी परेशानी, किसी बेसकूनी के बगैर, मगर मेरे साथ नहीं। मैं तुम्हारे लिए बदतरीन बीवी साबित होंगी। तुम इस सारे मामले से अलग हो जाओ, शादी से इनकार कर दो। अंकल आजम से कह दो कि मुझसे शादी नहीं करना चाहते, या कुछ अरसे के लिए घर से गायब हो जाओ। जब तमाम मामला ख़त्म हो जाए तो फिर आ जाना। तुम मुझे इस तरह के अहमकाना मशवरे मत दो। मैं किसी भी कीमत पर तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर। ना मैं इनकार करूँगा, ना इस मामले से अलग होऊंगा, ना ही घर से कहीं जाऊँगा। मैं तुमसे ही शादी करूँगा। उमैमा, अब ये हमारे ख़ानदान की इज्जत और साख का मामला है। ये शादी ना होने और तुम्हारे घर से चले जाने से हमारा पूरा ख़ानदान को जितना नुकसान उठाना पड़ेगा इसका तुम्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं, वरना तुम मुझसे ये कभी मशवरा नहीं देती। जहाँ तक बुरी बीवी साबित होने या घर से भाग जाने का ताल्लुक है तो ये सब बात का मसला है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम इस तरह के टेम्परामेंट के मालिक नहीं हो कि दूसरों को बेजा परेशान करती रहो, और वो भी मुझे जिससे तुम्हें मोहब्बत है। अजद बड़े इत्मीनान से कह रहा था। तुम्हें गलतफहमी है, मुझे कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं रही, कभी भी। मैं ज़हनी तौर पर तुम्हारे साथ अपने ताल्लुक़ और रिश्ते को इस वक्त से जहन से निकाल चुकी हूँ जब मैंने अपना मज़हब छोड़ा था। तुम मेरी ज़िंदगी में अब कहीं नहीं हो, कहीं भी नहीं। अगर मैं अपने घर वालों के लिए मसाइल खड़े कर सकती हूँ तो कल तुम्हारे लिए कितने मसाइल खड़े कर दूँगी। तुम्हें इसका एहसास होना चाहिए और इस गलतफहमी से बाहर निकल आना चाहिए। हम दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं तुम लोगों के ख़ानदान का हिस्सा कभी नहीं बनूंगी। नहीं अरशद, तुम्हारे और मेरे दरमियान बहुत फ़ासला है, इतना फ़ासला कि मैं तुम्हें देख तक नहीं सकती, और मैं इस फ़ासले को कभी ख़त्म नहीं होने दूंगी। मैं कभी भी तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं होंगी। अरशद बदलती हुई रंगत के साथ इसका चेहरा देखता रहा। नॉवेल अभी जारी। अगर आपको पसंद आया मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।